हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो कि जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग हुई है अभी 21 तारीख को, डे बिफोर यस्टरडे। उसका जो आउटकम है वो बताने वाले हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमको डेली यूज होते हैं क्लाइंट फेसिंग में, वो बात करेंगे हम लोग, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चेंज आया है आरसीएम में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें दो चेंज आए हैं अभी। एक तो आपको याद होगा, मैं देखो अभी क्या एग्जिस्टिंग था वो बताता हूँ, फिर क्या चेंज हो गया वो बताता हूँ, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या होता था। देखो, एक तो स्पॉन्सर हो गया, एक स्पॉन्सर्ड कंपनी जिसको स्पॉन्सरशिप मिली है या जिसने सर्विस अवेल की है, ठीक है। तो जिसको स्पॉन्सरशिप मिली है, अभी तक वो जीएसटी पे करते थे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब जो स्पॉन्सर है, जो सॉरी, जो स्पॉन्सर है, पैसे दे रहा, फंड दे रहा आपको, वो बदले में मार्केटिंग ले रहा, बिजनेस अपना ग्रो कर रहा है। तो जो फंड दे रहा वो नहीं जीएसटी पे करता था। स्पॉन्सर्ड कंपनी जिसको फंड मिला है वो जीएसटी पे करते थे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। और रेट दो थे, 18% और 12%, ठीक है। 18 और 12। 18 था स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी या स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है उसके लिए, और अगर कल्चरल इवेंट है तो उसमें 12% रेट था, ठीक है। अब चेंज क्या आया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी काउंसिल ने जो सर्विस प्रोवाइडर थे या स्पॉन्सर जो थे उसमें बाइफरकेट कर दिया। तो अब जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो बॉडी कॉर्पोरेट दे रही थी, उस केस में रिवर्स चार्ज बंद हो गया। अब उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने स्पॉन्सरशिप दिया है, फंड दिया है बॉडी कॉर्पोरेट, तो जीएसटी उनको ही पे करना है, वो बिल में चार्ज करेंगे। सर्विस रिसीवर या स्पॉन्सर्ड कंपनी को नहीं पे करना। बाकी के केस में एज इट इज रहेगा। मतलब जो सर्विस रिसीवर है या जिसको फंड मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है, वो अंडर आरसीएम देंगे। तो मतलब छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर है, स्पॉन्सरशिप कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही हैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उनको तो एज इट इज रहेगा, रिलीफ मिलेगा। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो अब खुद चार्ज करेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो कि पहले था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा चेंज इसमें क्या है, आपको याद हो 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन आया था। इसमें क्या था, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जो रेंट पे देते हैं, ठीक है। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर देते हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना होता है। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है और जिन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, उनको अंडर आरसीएम जीएसटी पे करना होता था। अब इसमें क्या हुआ, जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं वो भी फंस गए। फंस कैसे गए, उनको भी जीएसटी देना है आरसीएम में। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कंपोजिशन वाले, उनको आईटीसी तो मिलता नहीं है। तो बेचारे, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि आरसीएम में जीएसटी दो और जिसका आईटीसी भी नहीं मिलने वाला। तो फिर गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा रिलीफ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो कंपोजिशन लेवी वाले हैं वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, तो उनको आरसीएम में जीएसटी नहीं देना है और इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी उनको एंट्री 5AB से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उनको आरसीएम में जीएसटी नहीं देना है। नया नोटिफिकेशन आएगा, सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा। तो बोले अब साहब, जो 10 अक्टूबर से जो नया नोटिफिकेशन की डेट आएगी उसके बीच का क्या होगा। बोले एज इट इज रहेगा, कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये रिलीफ इनको मिल जाएगी। तो आरसीएम में देखो दो चेंज आ गए, स्पॉन्सरशिप वाला, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और वो कंपोजिशन के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर अभी क्या होता था, गुड्स हम लोग वेयर हाउस करते हैं,
STZ, FT, WZ फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में, ठीक है। बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने के पहले क्या करेंगे, वेयर हाउस में रख दिया। कौन से वेयर हाउस, SEZ और FTWZ। तो इसको क्या समझा जाता था अभी तक, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो GST पे करना होता था। जबकि जो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस थे उसमें विदाउट GST, उसमें सप्लाई नहीं समझा जाता था और GST नहीं लगता था, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया था ना जो अभी एग्जिस्टिंग है। अभी क्या आपने स्टॉक वेयर हाउस किया, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में नो GST, FTWZ और SEZ में रखा GST। तो ये एम्बिग्यूटी थी, डिफरेंसेस था। तो गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, GST अथॉरिटीज ने, और उन्होंने बोल दिया कि जैसे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में GST नहीं लगता है, सिमिलर मैनर में अगर आपने गुड्स वेयर हाउस किए SEZ या फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट, तो वहां भी GST नहीं लगा जाएगा। अब उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये रिलीफ हो गया एक, ठीक है, ये तो रिलीफ हुआ। दूसरा एक चेंज जो अभी आया है, वो आया उनके लिए जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, OIDR सर्विसेज, OIDAR वाली जो, ठीक है, वो जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं ना, आधार वाला, गेमिंग वगैरह की जो सब सर्विसेज होती है, उनके लिए आ गया। उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो सर्विसेज किसी को प्रोवाइड किया, अब उनको पता नहीं, उनके पास तो क्या ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट आते हैं। अब उनको पता नहीं कि अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट कहाँ का है, कौन है, नहीं है, तो उनको प्लेस ऑफ सप्लाई में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो अब उनके लिए क्या मैंडेटरी कर दिया कि जो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे उस पर उनको स्टेट लिखना मैंडेटरी कर दिया। तो स्टेट लिखा, जैसे MP में प्रोवाइड किया सॉरी MP, यूपी में तो यूपी, तो उससे क्या रहेगा उनको कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो पता लगेगा, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट कहाँ पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई पता लग जाएगा उनको, ठीक है। और ये मैंडेटरी कर दिया उनके लिए, ठीक। RCM के दो चेंज बता दिए, वेयरहाउस वाला बता दिया SEZ का, और जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए मैंडेटरी हो गया स्टेट लिखना। टैक्स इनवॉइस इशू किया, स्टेट आपको लिखना है, ठीक है। सफारी रिट्रीट, सबको पता है ये वाला केस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था। और उधर क्या था, सेक्शन 17(5)D में लिखा था प्लांट और मशीनरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ITC रिलीफ दे दिया था कि ITC का आप क्रेडिट लो फंक्शनैलिटी बेसिस पर। गवर्नमेंट को लॉस हुआ काफ़ी, गवर्नमेंट को याद आया यार ये तो टाइपो एरर हो गया, अब एरर बताने वाला कोई और है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसकी जगह, तो प्लांट और मशीनरी था उसको कर दिया प्लांट एंड मशीनरी। हालांकि सब जगह प्लांट एंड मशीनरी ही था, सिर्फ इधर सेक्शन 17(5)D में एक जगह प्लांट और मशीनरी था। तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फंक्शनलिटी टेस्ट करेंगे और प्लांट है तो ITC का क्रेडिट ले लेंगे, जो आपका ITC रहेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। तो अब ये खत्म हो गया, वर्डिंग चेंज हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नलीफाई हो गया, कोई ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा आप, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जब से GST आया आपका, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ, किसी के बाद डिमांड नोटिस आया पेनल्टी का, ठीक है। तो अब उसके अगेंस्ट आप अपीलेट अथॉरिटी में गए या ट्रिब्यूनल में जाओगे, तो उस केस में क्या था, अभी आपको प्री डिपॉजिट करना होता था 25% ऑफ डिमांडेड अमाउंट। सपोज 1 करोड़ की डिमांड आई तो 25 लाख आपको डिपॉजिट करना होता था पहले, फिर आपकी एप्लीकेशन है जो अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल में वो एक्सेप्ट होती है, ठीक है। सेक्शन 107 अपीलेट अथॉरिटी और सेक्शन 112 अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब क्या कर दिया, जो 25% का था वो 10% कर दिया, मतलब पहले आपको 25% प्री डिपॉजिट करना होता था, अब आपको सिर्फ 10% प्री डिपॉजिट करना होगा। तो ठीक है, रिलीफ मिल गया काफ़ी, 15% का रिलीफ तो मिल ही गया, ये एक पॉजिटिव मूव हो गया, ठीक है। इसके बाद
लेट फी वेवर फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म GST 9C। फॉर्म 9C फाइल करते हैं हम लोग, 31 दिसंबर डेडलाइन होती है, ठीक है। तो अभी इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2017-18 से 22-23 तक की जो भी GST 9C फाइल नहीं करी है उसको आप फाइल कर लो, और आपका जो लेट फीस है वो नहीं लगेगा, उसका वेवर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हो जाएगा वेवर। बट उसमें कंडीशन क्या डाल दी उन्होंने कि जो फाइलिंग है पेंडिंग वो आप 31 मार्च 2025 सॉरी 31 मार्च 2025 तक कर लो आप फाइल। तो अगर आपने 31 मार्च 2025 तक पेंडिंग 9C फाइल कर दी तो आपकी जो लेट फीस है वो बच जाएगी, वेवर हो जाएगी, ठीक है। 23-24 के लिए तो अभी डेडलाइन है ही है, टाइम है, अभी 7 दिन बचे हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। 17-18 से 22-23 तक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। फिर रेट में कहाँ का चेंज आए? फोर्टिफाइड राइस कर्नल, एग्रीकल्चर में कहीं यूज होता है। इसका रेट जो पहले 18% था अभी 5% कर दिया, ठीक है। ACC ब्लॉक ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट containing 50% fly ash now attract 12%। जो 18% था अब 12% कर दिया ACC ब्लॉक में, जो सीमेंट वाले आते हैं कंक्रीट के, और कंडीशन है कि उसमें 50% फ्लाई एश होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये कार का आया, आज मैं कहीं पढ़ भी रहा था इसका। यूज्ड कार एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉरी यूज्ड कार, ओल्ड कार जो है, सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कार इंक्लूडिंग स्मॉलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, इनका GST बढ़ा दिया, 12% से 18 कर दिया। तो ये इफेक्ट तो करेगा, जैसे कार्स 24 वाले हैं जो ओल्ड कार बेचते हैं, उनका बिजनेस इफेक्ट करने वाला है, तो GST 12 से 18% हो गया ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को बूस्ट करने के लिए कंपनसेशन सेस 0.1% ही रखा, कम कर दिया। जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स का जो रेट था 0.1%, एट पार कंपनसेशन सेस भी 0.1% ही कर दिया। तो इससे क्या एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, एक गवर्नमेंट का प्लान एक्सपोर्ट बढ़ाने का। अब वो गुड्स और सर्विसेज जो एग्जम्प्ट हुई है, ठीक है, तो IGST एग्जाम्पशन किस चीज में मिला? ये स्पेसिफाइड सिस्टम, सब सिस्टम, इक्विपमेंट एंड अदर रिलेटेड कंपोनेंट meant for the assembly and manufacture of LRSAM, लॉन्ग रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए जिसमें एग्जाम्पशन है। और एग्जाम्पशन दिया है नीचे, import of all equipment and consumable samples by the inspection team of International Atomic Energy Agency IAEA, ठीक है, इनको भी मिला। जेन थेरेपी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये भी एग्जाम्प्ट हो गई। अच्छा, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पॉजिटिव आया है, contributions made by general insurance companies to the motor vehicle accident fund from the third party motor vehicle insurance premium collected by them, ठीक है। ये भी, इस पे भी GST नहीं लगने वाला, एग्जम्प्ट हो गया। तो ये इधर पे GST एग्जम्प्ट हो गया इन पे, ठीक है। बाकी और भी है, जैसे एक देखा होगा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पॉपकॉर्न टैक्स लगा दिया, लगाया तो है बट ये लगाया ना पॉपकॉर्न टैक्स, देखो यहाँ पे अनपैक्ड साल्टेड एंड स्पाइस पॉपकॉर्न पे 5% GST लगा दिया, प्री पैकेज पॉपकॉर्न 12% GST, कैरेमल कोटेड पॉपकॉर्न 18% GST। मतलब अब आप मूवी देखने जाओगे तो पॉपकॉर्न भी कॉस्टली हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और कुछ क्वेरी हो तो वो भी दें, मैं आंसर कर दूँगा।
थैंक यू।